अपनी पुस्तक पीटर फायर 1969 में किया था। अरे हाँ जान रहे हैं, लेकिन इसको भी लिख लो, इसका भी तो नाम लिखा रहा होगा। हाँ हाँ सीवी फेस्टिवल मैं अपनी पुस्तक लोकवित्त लोकवित्त में 1892 में इस बात पर बल दिया था कि 1892 में इस बात पर बल दिया था कि विगत आंकड़ों को इस बात पर बल दिया था कि विगत आंकड़ों को आगामी अनुमानों के आधार के रूप में विगत आंकड़ों को आगामी अनुमानों के आधार के रूप में नहीं अपनाना चाहिए तथा कारणों पर एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। कारणों पर एक विचार करने की आवश्यकता है। कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है मतलब ये है, आप लोग जो पिछला कल मैंने आप लोगों को समझाया था, यही बताया था कि जो आपके आंकड़े लिए जाएंगे वो पास्ट ईयर से उसका कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा मुझे चेहरे दिख नहीं रहे हैं जो कल वाले हैं, इसलिए मैं किसी को देख भी के समझा भी नहीं पा रहा हूँ। तुम थे ना, ठीक, तुम्ही को देख के बताएंगे। क्या बताया था मैं? यही बताया था ना कि जो पास्ट ईयर के जो भी आंकड़े होंगे, जो भी योजनाएं होंगी, उसका हमें नए सिरे से कोई मतलब नहीं रखना। ठीक, पिछली चीजें कैसी चल रही थी, क्या चल रहा था, ऐसा नहीं होगा कि जनधन योजना के तहत या फिर स्कॉलरशिप के तहत इसी 7,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है कि अगले साल भी 7,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट प्रेफरेंस का कोई महत्व नहीं रखेंगे, हम लोग नए सिरे से एनालिसिस करेंगे कि क्या इसको चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए। ठीक, आगे देखिए इसके अंतर्गत 1970 में टैक्सेस इन्वेस्टमेंट कंपनी के टैक्सेस इन्वेस्टमेंट कंपनी के निर्देशक पीटर ए पायर ने शून्य आधारित बजट प्रणाली की पीटर ए पायर ने शून्य आधारित बजट प्रणाली की आधारभूत संरचना निर्मित की। पीटर ए पायर ने शून्य आधारित बजट प्रणाली की आधारभूत संरचना निर्मित की। इन्हें शून्य आधारित बजट का जनक कहा जाता है। इन्हें शून्य आधारित बजट का जनक कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। शून्य आधारित बजट प्रणाली आधिकारिक रूप से शून्य आधारित बजट प्रणाली आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट प्रणाली आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम
1973 में, सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के बजट के लिए अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के बजट के लिए तत्कालीन गवर्नर जिमी कार्टर द्वारा अपनाया गया था। जिमी कार्टर द्वारा अपनाया गया था। पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिख लीजिए। इनका डेट अलग अलग पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए लिखवा है बहुत चीजें, अभी बहुत आपको डेटें छुड़वा दिया, ठीक है। अभी इसके पहले भी ब्रिटिश में हिल्टन जो मैंने जैसे कल आपको बताया था, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की, तो उन्होंने भी इसके बारे में लिखा था, ठीक है। 2 अर्थशास्त्री थे, तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप लोग मेन चीज़ ये पूछा जाएगा आधिकारिक कहाँ सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था। तो जिमी कार्टर ये पहले जो जॉर्जिया प्रांत के गवर्नर थे उस समय इन्होंने लागू किया था 1973 में, और इन्होंने ही 1979 में जब ये प्रेसिडेंट बने, यानी कि राष्ट्रपति बने वहाँ के अमेरिका के, तो उन्होंने राष्ट्रपति जब बने तब फिर से इन्होंने अमेरिका में क्या किया था कि जीरो बेस बजट को लागू किया। पहले इन्होंने कब जब जॉर्जिया प्रांत में गवर्नर थे उस समय लागू किया, दोबारा 1979 में क्या किया जब राष्ट्रपति बने तब फिर से लागू किया, ठीक। अब आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारत में 1977 में सर्वप्रथम निजी क्षेत्र के दो कंपनियों ब्रिटानिया इंडिया लिमिटेड, ब्रिटानिया दूसरी पढ़े आएंगे नहीं, चॉकलेट भी आती है शायद। ब्रिटानिया इंडिया लिमिटेड तथा यूनियन कार्बाइड लिमिटेड द्वारा अपनाया गया था 1983 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 1983 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में इसे अपनाया था 1986 में वित्त मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी विभागों में 1986 में वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी विभागों में इसे अपनाए जाने का निर्णय लिया। लिखिए उसी के आगे लिखवाना जरूरी है, लिखिए करीब 4-5 लाइन और। 10 जुलाई 1986 को वित्त मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय ने
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को, सभी राज्य सरकारों को, सभी राज्य सरकारों तथा क्या लिखते हैं, सभी राज्य सरकारों को तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को, उपक्रमों का मतलब समझ रहे हैं, तो उद्योग होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति का नाम सुने कि नहीं? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया होगा। पॉलिटिकल साइंस में सार्वजनिक उपक्रम समिति नहीं पढ़ाई गई है? चलो ठीक है, पढ़ाई जाएगी। लोक लेखा समिति, प्रारूप समिति, ये सब पढ़ाई गई कि नहीं? नहीं पढ़ाई गई। चलिए ठीक है, जब पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को उससे मुखातिब होंगे आप। ठीक, क्या लिखे आप लोग? सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को बजट दिशा निर्देश के लिए, बजट दिशा निर्देश के लिए एक प्रपत्र जारी किया गया। बजट दिशा निर्देश के लिए एक प्रपत्र जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया, जिसमें यह कहा गया, जिसमें यह कहा गया कि ऐसे सभी कार्यक्रमों में, इसमें यह कहा गया कि ऐसे सभी कार्यक्रमों में जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि व्यय होती है, ऐसे सभी कार्यक्रमों में जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि व्यय होती है, 1 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय होती है, वहां शून्य आधारित बजट प्रणाली, वहां शून्य आधारित बजट प्रणाली, वहां शून्य आधारित बजट प्रणाली, वहां शून्य आधारित बजट प्रणाली 1987-1988 से अपनाई जाए। 1987-1988 से अपनाई जाए बजट प्रणाली 1987-1988 से अपनाई जाए। इस डेट को लिखाने के लिए है मुझे इतनी कहानी आपको लिखानी पड़ी। ठीक है, सबसे पहले यदि पूछा जाता है शून्य आधारित बजट प्रणाली, वैसे डेट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है आप लोगों से, किसका प्रतिपादन किसने किया। ठीक, तो प्रतिपादन किसने किया था? पीटर पायर। ठीक, हम पीटर इंग्लैंड से याद आ गया है क्या? ऐसा रट लिया है इसे। ठीक, 1973 में सर्वप्रथम अमेरिका में जॉर्जिया प्रांत में इसे अपनाया गया। 1979 में क्या था कि जब वो राष्ट्रपति बने तब अपनाया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्या लिखा? 1982 में। ठीक, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1983 में इसको अपनाया गया। और जब 1986 में क्या किया गया, यह रिकमेंडेशन किया गया कि जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, यदि उनमें से 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा हो रहा है वहाँ पे, तो हमको शून्य आधारित बजट प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। कब से? 1987-88 से। तो ये जो डेट है आप लोगों की, यदि स्पेसिफिक चीज कोई नहीं पूछ रहा है, जैसे ब्रिटानिया लिमिटेड कंपनी है या यूनियन कार्बाइड कंपनी है, वो 1976 में अपनाया था। क्या लिखा हुआ है आपको? 1977 में। तो 1977 में यदि स्पेसिफिक चीजें, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी का नाम या किसी विभाग का नाम नहीं पूछ रहा है, तो आप लोगों से यदि पूछा जाए तो भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अपनाई गई, तो क्या लगाएंगे आप लोग आंसर? 1987-88। ठीक है, ये इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और इसकी जो कहानी है, उस कहानी के बारे में अभी हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा की है, हालांकि वो संक्षेप बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, अब आप लोग लिखिए शून्य आधारित बजट प्रणाली है क्या। पैराग्राफ देखिए, शून्य आधारित बजट प्रणाली, शून्य आधारित बजट प्रणाली व्यय पर अंकुश लगाने का,
गुण आधारित बजट प्रणाली, व्यय पर अंकुश लगाने का सर्वाधिक तार्किक मार्ग है। सर्वाधिक तार्किक मार्ग है। सर्वाधिक तार्किक मार्ग। इस प्रणाली में प्रत्येक कार्यक्रम पर अब तक हुए व्यय को शून्य मानकर, प्रत्येक कार्यक्रम पर अब तक हुए व्यय को शून्य मानकर उनकी उपादेयता पर नए सिरे से विचार किया जाता है। उनकी उपादेयता पर यानी उनकी उपयोगिता पर नए सिरे से विचार किया जाता है। नए सिरे पर विचार किया जाता है। इस प्रणाली में चल रही सभी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार प्रथम बार किसी कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है। जिस प्रकार प्रथम बार किसी कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है, इसे सूर्यास्त बजट भी कहते हैं। पैराग्राफ किसी कार्यक्रम पर पिछली अवधि में किया गया व्यय, किसी कार्यक्रम पर पिछली अवधि में किया गया व्यय उस पर आगे भी व्यय किए जाने का कोई तर्क नहीं है। पिछली अवधि में किया गया व्यय उस पर आगे भी व्यय किए जाने का कोई तर्क नहीं है। पिछली अवधि में किया गया व्यय उस पर आगे भी व्यय किए जाने का कोई तर्क नहीं है। ऐसा इस कारण है क्योंकि समय के साथ साथ बहुत से कार्यक्रम अपना उपयोगी जीवन काल पूर्ण कर लेते हैं। अतः उचित है कि ऐसे कार्यक्रमों को बंद किया जाए।
ऐसे कार्यक्रमों को बंद किया जाए तथा उस राशि का अत्यधिक उपयोगी जगह पर प्रयोग किया जाए तथा उस राशि का अत्यधिक उपयोगी जगह पर प्रयोग किया जाए। काफी लंबा आप लोगों ने लिखा होगा और मैंने अभी आधा लिखवाया है इसे। कहीं तो अभी जितना लिखवाए इतना और लिखवा दें, ठीक है। शून्य आधारित बजट प्रणाली के बारे में यदि आप लोगों से मेंस में कुछ लिखने के लिए आता है 250 शब्दों में, तो अभी 250 शब्द पूरे नहीं हुए होंगे, मुश्किल से 100-150 शब्द लिखे हैं। लेकिन आप लोगों का जो भाव भंगिमा मैं देख रहा हूँ, लग रहा है कि बंद काहे नहीं कर रहे हैं, इसको दिखाते चले जा रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने उसको बंद कर दिया है, ठीक है। शून्य आधारित बजट प्रणाली के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को कि बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं जिनका समय के साथ साथ औचित्य खत्म हो जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आगे आने वाले समय में इन योजनाओं को चलाया जाए। इसीलिए शून्य आधारित जो बजट होता है सूर्यास्त बजट भी उसे कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस बजट को सूर्यास्त बजट कहते हैं, ठीक। तो इसको सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। और इसमें ये चीज़ देखा जाता है कि क्या इस जो पहले से चल रही योजनाएं हैं क्या इनका औचित्य बचा हुआ है, क्या इनका रिलेवेंट है, क्या इनका वर्तमान में महत्व बचा है। इस योजना को यदि हम बंद कर देंगे तो क्या होगा, और यदि इस योजना को चलाएंगे तो क्या होगा, इसका भी हम लोग विश्लेषण करते हैं। और फिर जब एक समय पे देखते हैं कि यह योजना पूरी तरह से क्या है बंद हो गई है, चालू रखने लायक ही है, तभी उसको अगले नए सिरे से आप लोग क्या करते हैं कि बजट का मूल्यांकन करते हैं। बहुत सी योजनाएं ऐसी होती है कि जो चल रही होती है तो ये होता है कि नहीं, इस योजना को तो नहीं बंद किया जा सकता। जैसे सपोज मान लीजिए अभी आप लोगों को क्या है कि 5 किलो आटा सब लोगों को या 5 किलो गेहूँ सब लोगों को, चाहे APL के रहे हों, चाहे BPL के रहे हों, चाहे फिर लाल राशन कार्ड, सफ़ेद कार्ड जो भी बने रहते हैं, उन सब के रहे हों, चाहे सबको पर हेड क्या होता था कि 5 किलो गेहूँ मिलता था सबको, चावल वावल जो भी मिलता रहा हो, ठीक। कोविड की वजह से इसको लागू किया गया था। लेकिन अब सरकार एनालिसिस करेगी कि क्या आने वाले वर्षों में इसको लागू किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा इस बजट के अकॉर्डिंग कि जो योजना नहीं 5 किलो यदि गेहूँ देना है तो देना ही है, वो जीवन भर देना है, ऐसा नहीं होगा। वो फिर से विश्लेषण करेगी कि क्या APL वालों को देना जरूरी है, क्या BPL वालों को देना जरूरी है, क्या अंत्योदय योजना वालों को देना जरूरी है। यदि जरूरी है तो क्या ये अमाउंट है, सफिशियंट है, पर्याप्त है। हो सकता है 5 किलो से ज़्यादा देना पड़े, 10 किलो देना पड़े, 8 किलो देना पड़े या कम देना पड़े। वो नए सिरे से मूल्यांकन होगा हर एक चीज़ को, ठीक। इस बजट को जब ऐसे हम लोग विश्लेषण करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजट कहते हैं। अब एक बजट जो कल रह गया था जेंडर बजट, काफ़ी यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई हैं इसलिए थोड़ा बताना जरूरी है कि आप लोगों से हित के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जेंडर बजट मतलब लैंगिक बजट। जानते हैं कोई जेंडर बजट क्या होता है? सर्वप्रथम क्या था, ऑस्ट्रेलिया में इसको मैंने कल थोड़ा सा चर्चा किया था। ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसको सर्वप्रथम अपनाया गया था 1984 में, ठीक। 1984 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसको सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। भारत में 2005-06 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा, भी मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, मैं खाली अभी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसके बारे में लिखवा दूंगा। वित्त मंत्री ने 2005-06 में स्टार्ट किया। जो लैंगिक बजट के बारे में सर्वप्रथम चर्चा की गई थी वो किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम लैंगिक बजट के बारे में अवधारणा के बारे में यानी कंसेप्ट के बारे में बात की गई थी। जैसे आप लोगों ने अभी शून्य आधारित बजट पढ़ा ना, तो कंसेप्ट सर्वप्रथम किसने दिया था, पीटर पायर ने।
लेकिन बात किसने सर्वप्रथम की थी? सीपी वेस्टमैन ने। ठीक, तो उसी तरह जो अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट आया था, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में लैंगिक बजट का एक कॉन्सेप्ट आया था, एक अवधारणा आई थी, और लैंगिक बजट का जो प्रतिपादन किया गया था 2005-06 में पी चिदम्बरम द्वारा किया गया था। देखिए, कोई अलग से बजट नहीं पारित किया जाता कि आप लोग ये कहें कि लैंगिक बजट तो पारित होना बंद हो गया। ठीक है, लैंगिक बजट का मतलब ये होता है कि जो बजट पारित किया जाता है, जो सामान्य बजट आप लोगों का हर वर्ष के वित्तीय वर्ष में पारित किया जाता है, उसमें से ये देखा जाता है कि निम्नलिखित में से कितनी भागीदारी महिलाओं के लिए की गई है इसमें। यानी कि मान लीजिए यदि 100 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो उसमें से कितना रुपए क्या है कि महिलाओं से सिर्फ संबंधित व्यय किए जा रहे हैं। इस आधार का जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लैंगिक बजट कहते हैं। ठीक, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि महिलाओं की भागीदारी को, यानी कि महिलाओं की वरीयता क्रम को ध्यान में रख के, महिलाओं की सुख सुविधाओं को ध्यान में रख के, उनके नैतिक उत्थान के लिए, उनके एक तरफ से कह सकते हैं कि उनका समाज में ऊपर उठाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी व्यय किए जाते हैं, उस आधार का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लैंगिक बजट कहते हैं। ठीक, इसमें देखा जाता है कि क्या सामान्य बजट में कितना व्यय किया जा रहा है जो सिर्फ नारियों के उत्थान से, या उनके कह सकते हैं कि उनके समाज में ऊपर बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए क्या क्या भूमिका अपनाई गई है, क्या क्या रोल गवर्नमेंट ने अदा किया है। तो जब इस प्रकार का बजट का मूल्यांकन किया जाता है तो इसको लैंगिक बजट कहते हैं। लिख लीजिए इसको, लैंगिक बजट कितनी तारीख? सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया द्वारा, सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप। देश है क्या ये? देश भी है। ठीक है, मैच वैच खेलते हो, देखते होगे तो नाम काफी चर्चित होगा। ठीक है, लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम लैंगिक बजट की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। एक लोग तुम लोगों को वो बता रहा था ना कल, पेंशन स्कीम वाला, आज उसी के लिए काली पट्टी वाली हुई। मानेंगे नहीं पेंशन लिए बिना। अच्छा, वही कह रहा है ना कि कल वही पेंशन वाला बता रहा था ना आप लोगों को। जी, देख लीजिए, आज उसी के लिए बना हुआ है। इससे पहले भी बांधे थे, इससे पहले भी बांधे थे, तो दूसरा है नहीं सर, सिंहासन पानी को सिंहासन बोला सर, नाम बांधे। ठीक है, तो क्या लिखे आप लोग? सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में लैंगिक बजट 1984। सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में लैंगिक बजट की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। पैराग्राफ लिख लीजिए। भारत में, हाँ, 1984। ठीक, सर्वप्रथम भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया था, इस बात पर बल दिया गया था कि सामान्य विकास क्षेत्रों में, सामान्य विकास क्षेत्रों में, सामान्य विकास क्षेत्रों में आवंटित कोषों का एक निश्चित भाग, आवंटित कोषों का, कोष मतलब फंड, आवंटित कोषों का एक निश्चित भाग, आवंटित कोषों का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए, आवंटित कोषों का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए निर्धारित कर देना चाहिए, निश्चित भाग महिलाओं के लिए निर्धारित कर देना चाहिए, जो लैंगिक दृष्टिकोण को व्यक्त करे, जो लैंगिक दृष्टिकोण को व्यक्त करे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है? आगे लिखिए इसके अंतर्गत, इसी में 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में
नौवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार नौवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिला घटक योजना वुमेन कंपोनेंट प्लान इसे कहते हैं। वुमेन कंपोनेंट प्लान महिला घटक योजना प्रारंभ किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि सभी क्षेत्रों में जिनसे महिलाओं का भी संबंध है, सभी क्षेत्रों में जिनसे महिलाओं का संबंध हो, उनमें कोषों या लाभों का 30% भाग महिलाओं के लिए अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए। भाग महिलाओं के लिए अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दो हजार पाँच छह में पहली बार 2005-6 पहली बार लैंगिक बजट प्रस्तुत किया गया था। 2005-6 पहली बार लैंगिक बजट प्रस्तुत किया गया था। लैंगिक बजट का उद्देश्य बजट में लक्ष्यों तथा कोषों के आवंटन द्वारा लैंगिक बजट का उद्देश्य बजट में लक्ष्यों तथा कोषों के आवंटन द्वारा लैंगिक समानता व लैंगिक समता के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। लैंगिक समानता व लैंगिक समता के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। लैंगिक समता के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ठीक, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना ही आप लोग जान लीजिए, इतने में आप लोगों को काम चल जाएगा। हाँ, कहीं आप स्पेसिफिक चीजें इकोनॉमिक्स की जब कभी लेक्चर लेंगे तो सच बता रहे हैं आपको, पानी की चीजें मुझे नहीं आएंगी। ठीक है, कहाँ से आधी अधूरी चीजें बता के निकल लिया है और गायब कर दिया है। ठीक है, इसमें महिला घटक योजना है, उसमें से वुमेन कंपोनेंट प्लान था। महिलाओं की भागीदारी के लिए कुछ योजनाएं थी, उसमें से 30% किया गया। कुछ ऐसी योजनाएं थी जो पूरी तरह से महिलाओं से ओरिएंटेड थी, जिसमें पुरुषों का कोई संबंध नहीं है। उसमें क्या 100% महिलाओं के लिए जो फंड उपलब्ध कराया जाता था। ठीक, अब ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उसमें काफ़ी जब चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। अब हम लोग आते हैं बड़ा ऊपर टक्का मार के कि अब आप लोगों को एफआरबीएम एक्ट के बारे में बताया है। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एफआरबीएम एक्ट 2003। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा है या फिर स्टार्ट करते हैं भारत वाले? ये वाले लिखा दें।
है? ये वाला लिखा दे उसके बाद मतलब इसको लिखवाने के बाद इसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वर्ल्ड लेवल पर अलग से है, करीब 1.5 पेज का। बता दीजिए सर। ठीक है। सर्वप्रथम क्या था, न्यूजीलैंड में इसको FRBM एक्ट को, इसकी अवधारणा को लागू किया गया था। क्या बताने मैन फैक्ट्री है। अरे मेन फैक्ट्री में वो 1.5 पेज पहुंच जाता है, तो मैं क्या करूं बताओ? तुम लोग सर लिखवा दीजिए। उबासी लेने लगते हो। नहीं सर देखिए फिर इसको दिखाते जाएंगे, समझाते जाएंगे। बजट तथा राजकोषीय नीतियां, बजट तथा राजकोषीय नीतियां बजट तथा राजकोषीय नीतियां आधुनिक आर्थिक नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बजट तथा राजकोषीय नीतियां आधुनिक आर्थिक नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सबसे महत्वपूर्ण घटक, विशेषकर जब बजट के घाटों के रूप में देखा जाए, विशेषकर जब घाटों के रूप में देखा जाए, क्योंकि यह वह आधार है, क्योंकि यह वह आधार है क्योंकि यह वह आधार है जिस पर अन्य नीतियां भी प्रमुख रूप से निर्भर करती हैं, जिस पर अन्य नीतियां भी प्रमुख रूप से निर्भर करती हैं। इस पर अन्य नीतियां भी प्रमुख रूप से निर्भर करती हैं। देखिए FRBM एक्ट है क्या, हिंदी मुझे नहीं पता है, मैं इसका नाम बता दे रहा हूँ। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब ये लाया क्यों गया? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। मैं आप लोगों को इसकी भूमिका के बारे में बताऊंगा, इसके बाद लिखाऊंगा। ठीक, देखिए इसमें जो आप लोगों को मेन चीज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो याद रखेंगे तो याद रखेंगे, इसके बाद जो भारत के संदर्भ में देखेंगे कि FRBM एक्ट है क्या। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। अभी आप लोगों ने राजकोषीय घाटा के बारे में, राजस्व घाटा के बारे में, प्रभावी राजस्व घाटा के बारे में और प्राथमिक घाटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों ने जो ऊपर की 2-3 लाइनें लिखा हुआ है उसमें से यही लिखा हुआ है कि बजट का और राजकोषीय नीतियों में बहुत ही महत्वपूर्ण उसका अर्थव्यवस्था में रोल है, यानी कि अर्थव्यवस्था में उसका बहुत ही योगदान है। और वो योगदान और अधिक बढ़ जाता है कि जब आपका जो बजट प्रणाली है वो क्या होती है, घाटे की बजट प्रणाली होती है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो आपके घर में यदि 10,000 रुपये आ रहे हैं और आप यदि 8-10 हज़ार रुपये में ही अपना खर्च चला ले रहे हैं, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसको तब चलाना है जब उसमें खर्चा आपका 12 से 14 हज़ार रुपये पर मंथ, तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका घर चलाना, या फिर तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब 10,000 से कम में ही आपका खर्चा निपट जाएगा। 12,000 जब होगा, 14,000 होगा, तब आपको समझ में आएगी कि कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ पैसे बचाना चाहिए, होगा कि नहीं ऐसा। उसी प्रकार जो बजट होता है, आप लोगों ने बजट बैलेंस मैंने पढ़ाया था, संतुलन बजट, घाटे का बजट, अतिरेक बजट, तीनों के बारे में बताया था। तो मैंने आपको जब घाटे के बजट के बारे में बताया था कि भारत में क्या होता है कि ऐसी मतलब कि आपकी क्या है कि कौन से एक शब्द नाम नहीं, व्यवस्था है आप लोगों की, मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि आपका घाटे का बजट करना एक तरफ से बाध्यता है आप लोगों की। ठीक है, एक अनिवार्य आप लोगों का वो हो चुका है, बिना आपके घाटे के बजट की अर्थव्यवस्था का संचालन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास क्या है, संसाधनों का पर्याप्त रूप से मतलब पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है ही नहीं भारत में या किसी भी विकासशील देश में आप लोग कह सकते हैं।
तो जब संसाधनों के अभाव में यदि हम सिर्फ सरप्लस बजट में या संतुलन बजट के अंतर्गत अधीन कार्य करेंगे तो क्या होगा कि हम अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पाएंगे। आर्थिक संसाधनों का जो दोहन है उनका सही रूप से दोहन नहीं हो पाएगा। रिसोर्सों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अनुकूलतम दोहन या अधिकतम दोहन नहीं हो पाएगा। इसके कारण क्या है कि घाटे की बजट की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अब घाटा भी आप लोगों का एक सीमा होनी चाहिए कि नहीं। घाटे की जो बजट है वो क्या होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए उसकी, ठीक। और सीमा क्या होनी चाहिए, उस सीमा के लिए क्या किया गया था, FRBM एक्ट विजय केलकर द्वारा। विजय केलकर कौन थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं विजय केलकर, ठीक है। तो विजय केलकर ने FRBM एक्ट इनकी समिति गठित की गई इनकी अध्यक्षता में, और मैं भी लिखाऊंगा FRBM के बारे में लिखाऊंगा तो बताऊंगा सब, ठीक है। तो FRBM एक्ट गठित किया गया, क्यों गठित किया गया, क्योंकि इसमें क्या किया गया था कि जो हम लोगों के राजकोषीय घाटा है और राजस्व घाटा है उसमें हमको क्या करना था कि कंट्रोल करने के लिए इसको गठित किया गया, ठीक। FRBM एक्ट गठित करने का मेन रीजन ये था कि घाटों का आकार इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि अर्थव्यवस्था में, मैंने आप लोगों को घाटे के लिए 3 कारण बताए थे ना। आप घाटे कैसे दूर कर सकते हैं, घरेलू द्वारा, या फिर आप कर सकते हैं कि RBI के द्वारा, इंटरनल बारोइंग में RBI आता है, और क्या है कि मार्केट के द्वारा, और तीसरा एक्सटर्नल डेफिसिट मतलब कि एक्सटर्नल बोरोइंग, सॉरी। तो बाह्य मतलब आप लोग उधारी के द्वारा घाटे दूर करते हैं। यदि घाटे ना कंट्रोल करें तो क्या होगा, घाटे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो जो बहुत ज़्यादा घाटे बढ़ते चले जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा, आप लोग मान लीजिए किसी दुकानदार से हमेशा क्या है 1000 रुपये तक का उधार ले लेते हैं और अगले महीने जाके दे देते हैं, तो दुकानदार को तो दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि आप 1000 की जगह 2000 कर लें, 3000 के लें, 4000 के लें और वापस ना करें, तो अगले महीने दूसरे तीसरे महीने क्या करेगा, आपको उधार देना बंद कर देगा। उसी तरह कोई भी देश होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा घाटे हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी क्या होती है, गुडविल यानी कि उनकी ख्याति खराब होती है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों द्वारा इनकी रेटिंग कम कर दी जाती है। जो विदेशी निवेशक हैं वो आपके देश में निवेश नहीं करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी वित्तीय अस्थिरता आ जाती है। आपका जो चालू खाते का घाटा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चालू खाते के घाटे बढ़ने से क्या होता है कि जो आपकी वित्तीय रिजर्व है, जो फाइनेंशियल मतलब एक्सटर्नल रिजर्व है, जो विदेशी प्रतिभूतियाँ हैं, उनको बेचना पड़ जाता है। उसके कारण क्या होता है कि आप जो बाजार में ज़्यादा लेनदेन करता चला जा रहा हूँ ना, एक दूसरे से रिलेट करते हुए, समझ में आ रहा है चीज़ें, पक्का? क्या बताएं हम, अच्छा बताओ तुम लोग, क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ से कहाँ ले गया हूँ, कुछ समझ में आया है? मतलब देखिए, घाटे की वजह से मैं देखो कहाँ से कहाँ चीजें जा रही हैं आपका खाली घाटा FRBM एक्ट में आया कि खाली इसको क्या कंट्रोल करना है, घाटे को कंट्रोल करना है, ठीक। अब घाटे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो होगा क्या कि यदि आंतरिक घाटा यानी कि घरेलू घाटे को नहीं कंट्रोल करेंगे तो देखते हैं आप लोग कि क्राउड आउट की समस्या आ जाएगी, क्योंकि आप बाजार से बहुत ज़्यादा उधारी करेंगे। तो जब बाजार से बहुत ज़्यादा उधारी करेंगे तो क्राउड आउट होगा, मतलब क्या होगा कि जो निजी निवेशक हैं वो हतोत्साहित होंगे। बहुत ज़्यादा यदि आप RBI से उधार लेंगे तो क्या होगा कि मुद्रा का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति आ जाएगी, ठीक। ये इंटरनल हो गया। आप विदेशों से बहुत ज़्यादा उधार लेंगे तो होगा क्या कि विदेशों को वापस भी तो करना होगा, तो उसका ब्याज भी आप लोग देंगे, और उससे क्या होगा, आपका चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट 2 अकाउंट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जब हम लोग भुगतान संतुलन पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है पूंजी खाता, एक होता है चालू खाता। तो चालू खाते का घाटा भी बढ़ता चला जाता है, आपकी दैनिक उधारियां बढ़ती चली जाती हैं। उससे क्या होता है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जैसे फिच हो गई, मूडीज हो गई, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गई, वो क्या है, आपकी रेटिंग एजेंसियों को मतलब रेटिंग आपकी घटा देती हैं। रेटिंग हटा दिया जाएगा तो जो विदेशी निवेशक हैं वो आपके देश में निवेश करने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अर्थव्यवस्था में क्या है, वित्तीय अस्थिरता आ गई है। उनको भरोसा नहीं है आपकी अर्थव्यवस्था की, आपकी मुद्रा का जो क्रेडिटबिलिटी है वो क्या हो गई, जा रही है, कम हो जा रही है। और बहुत ज़्यादा उधार लेने से क्या हो रहा है कि विदेशी बाजार में आपको बहुत ज़्यादा मुद्रा, अपनी जो विदेशी रिजर्व है
जो डॉलर के रूप में रखे हुए हैं आप लोग, या SDR के रूप में आप लोग रखे हुए हैं, या फिर सोने और चांदी के रूप में जो मुद्रा रखे हुए हैं, वो क्या करेंगे, बेचेंगे आप लोग। तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब विनिमय दर टकराएगी तो मुद्रा का मूल्य जब बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लक्चुएट होगा डॉलर का मूल्य, तो आप लोग उसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं ना, धीरे धीरे डॉलर कितना बढ़ता चला जा रहा है। आज से 8-10 साल पहले 50 पाउंड में चलता था, आज 82-84-85 तक पहुंच गया है। ठीक, तो यही सब सारी चीज़ें धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, और फिर वो अचानक बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। फिर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पता चला कि मंदी में आ गई, डिस्ट्रॉय हो गई, विध्वंस हो गया, शेयर मार्केट गिर गया। ये सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक। ठीक, सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ फिजिकल डिफिसिट बढ़ जाने के कारण ये सब हो जा रहा है। तो आप लोग समझे कि FRPM एक्ट क्यों लाया गया, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, अब लिखिए इसमें एक है USA में GRH एक्ट आया था, 1985 में। ग्राम-वुडमैन-हॉलिंग एक्ट 1985 में GRH एक्ट USA में आया था, यूनाइटेड स्टेट में। वहीं से FRPM एक्ट की अवधारणा का शुरुआत होता है। इसमें यह एक मध्य अवधि का अधिनियम था, हाँ उसी में लिखना, नीचे उसके लिखते जाइए। यह एक मध्य अवधि का अधिनियम था जिसमें घाटे की वार्षिक सीमाएं निर्धारित की गई थी। यह एक मध्य अवधि का अधिनियम था जिसमें घाटे की वार्षिक सीमाएं निर्धारित की गई, जिसे धीरे धीरे कम करके अंततः समाप्त करना था। इसी प्रकार में एकदम दूसरा जो आया था 1990 में, बजट इन्फोर्समेंट एक्ट। बस खाली आप लोग इनका नाम लिखते जाइए। जब आप लोग कभी मेंस लिखेंगे तब आप लोगों को याद आएगी कि हाँ ये सब बात कहीं सही से लिखाया गया होता है, काम लेता। ठीक, बजट इन्फोर्समेंट एक्ट आया 1990 में। ठीक, तो बजट इन्फोर्समेंट एक्ट में क्या किया गया था कि ये था कि जब भी अमेरिका के घाटे में अचानक वृद्धि हो जाती तो राष्ट्रपति के द्वारा तत्काल रूप से क्या था कि आदेश जारी किए जाते थे कि अब क्या करना है, इस घाटे को कंट्रोल करना है। बजट इन्फोर्समेंट एक्ट। ठीक, बजट इन्फोर्समेंट एक्ट आया 1990 में। इसमें ये बात की गई कि जहां भी सरकार की घाटे की मतलब घाटा ज्यादा हो तो राष्ट्रपति के द्वारा तत्काल रूप से आदेश जारी किया जाएगा और आदेश के द्वारा क्या होगा, इस घाटे को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अमेरिका में फिर से बैलेंस बजट एक्ट आया था 1997 में। बजट एक्ट 1997। सेम इसी प्रकार इसमें भी यही बात की गई थी, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बस खाली यही था कि जब भी बैलेंस बजट करने का मतलब ये था कि जब भी घाटा अर्थव्यवस्था में होता था तो इसको कंट्रोल करने के लिए यूएसए सरकार ने एक दूसरा एक्ट अधिनियम लाया कि बजट को संतुलित करने के लिए। ठीक, न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, देख लीजिए।
1994 में न्यूजीलैंड में 1994 में न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम 1994 में न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 1994 न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 1994 लाया गया था। ठीक, 1994 में लाया गया। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट इसी नाम का FRBM नाम से क्या था, कहाँ से, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 1994 में न्यूजीलैंड में लाया गया। इसके पहले USA में चर्चा की गई थी 1985 में। जो नाम तो नहीं था उसका FRBM, लेकिन जो उसका कार्य थे, FRBM का भी कार्य क्या है, घाटे को कंट्रोल करना। उसी तरह GRS जो एक्ट था, इसका भी कार्य क्या था, बजट को कंट्रोल करना। बैलेंस बजट एक्ट जो आया उसका भी यही कार्य था। बैलेंस जो अभी एक और लिखा है 1990 में, उसका भी यही कार्य था। ठीक, अब आप लोग पैराग्राफ देखिए इंडिया के संदर्भ में 1980 के दशक में 1980 के दशक में तथा 1990 के दशक में 1980 के दशक में तथा 1990 के दशक में भारत भी बजट में 1980 के दशक में तथा 1990 के दशक में भारत भी बजट में उच्च घाटे की समस्या का सामना कर रहा है। उच्च घाटे की समस्या का सामना कर रहा है। उच्च घाटे की समस्या का सामना कर रहा था। अमेरिका और न्यूजीलैंड में संसदीय प्रक्रिया द्वारा कानूनी प्रावधान बनाकर इस समस्या का समाधान में प्राप्त की गई सफलता को इस समस्या के समाधान में प्राप्त की गई सफलता को देखते हुए राजा जे चलैया द्वारा सरकार को यह अनुशंसा की गई राजा जी चलैया द्वारा सरकार को यह अनुशंसा की गई राजा जी चलैया द्वारा सरकार को अनुशंसा की गई कि भारत में 20 प्रकार का कानून बनना चाहिए। भारत में 20 प्रकार का कानून बनना चाहिए। मतलब कि न्यूजीलैंड या अमेरिका में जो बजट बनाया गया था उसी को दिशा निर्देश, उसी को देखते हुए, उसी के जो एक तरफ से पॉलिसी को देखते हुए, वहाँ की नीतियों को देखते हुए राजा जी चलैया ने कहा कि भारत में भी इसी प्रकार का कानून बने, जिससे क्या हो कि राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटे में कंट्रोल किया जा सके। कर सुधार के लिए बने थे। हाँ, कर सुधार नहीं है, ये राजकोषीय घाटे को सुधारने के लिए किया गया। चलैया समिति बनी थी वो
वो चलाइया समिति दूसरा है, इन्होंने रिकमेंडेशन किया हुआ है, ये भी समिति नहीं है। जैसे आप किसी चीज़ में भाई आप कोई विशेषज्ञ हैं, किसी चीज़ के ज्ञाता हैं, तो आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो जो चलाइया समिति कर सुधार के लिए वो दूसरा चीज़ है, प्रत्यक्ष कर समिति से संबंधित है वो, ठीक है। जब कभी इसीलिए कह रहे हैं ना कि भी वो भी फिजिकल पॉलिसी में ही आता है। तो 6 दिन में पढ़ाना था आप लोगों को, तो जो जो हमको समझ में आएगा वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो राजा जी चलैया का मतलब इन्होंने रिकमेंडेशन किया किसी प्रकार का भारत में भी कानून आए। अब आप लोग लिखिए भारत नियम के बारे में। डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में एफआरबीएम एक्ट 2003 पारित किया गया। एफआरबीएम एक्ट पारित किया गया। एफआरबीएम एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट राजकोषीय सुधारों के क्षेत्र में राजकोषीय सुधारों के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। 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 माइलस्टोन जिसे बोलते हैं आप लोग। जैसे आप लोग क्या है कि किसी चीज को कहते नहीं कि मील का पत्थर एक तरफ से कहते हैं मुहावरा टाइप का, ठीक है। जब कोई आप मुहावरा प्रयोग करते हैं तो क्या लिखे आप लोग, राजकोषीय सुधारों में ये एक मील का पत्थर है, ठीक है। अब हम इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मेन फीचर्स के बारे में आते हैं जिसमें रिकमेंडेशन किया गया, ठीक। तो आप लोग को पॉइंट करके मेन फीचर्स क्या लीजिए, क्या मुख्य फीचर्स की हिंदी क्या होगी, मुख्य विशेषताएं लिख लीजिए। एफआरबीएम एक्ट की मुख्य विशेषताएं, एफआरबीएम एक्ट की मुख्य विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 में लिखिए 2004-05 से प्रारंभ करके 2004-05 से प्रारंभ करके 2004-05 से प्रारंभ करके 2004-05 से प्रारंभ करके प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2004-05 से प्रारंभ करके प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे में जीडीपी के राजस्व घाटे में जीडीपी के 0.5% जीडीपी के 0.5% अथवा अधिक की कमी लाना अथवा अधिक की कमी लाना अथवा अधिक की कमी लाना वर्ष 2008-09 में वर्ष 2008-09 पर वर्ष 2008-09 पर वर्ष 2008-09 पर राजस्व घाटे को समाप्त कर देना 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त कर देना। तत्पश्चात राजस्व अतिरिक्त सृजित करना तत्पश्चात राजस्व अतिरिक्त सृजित करना तत्पश्चात राजस्व अतिरिक्त सृजित करना, ठीक। आप लोगों ने देखा कि ये राजस्व घाटा जो राजा जी चलैया का जो मेन इसमें राजस्व घाटे के मतलब आप लोगों से एफआरबीएम के बारे में पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन ये बनता है कि विजय केलकर ने
जो अपनी अनुशंसा की थी उसमें क्या कहा था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उन्होंने ये अनुशंसा की थी कि 2004-05 से 2008-09 ज्योग्राफी का है, कोई मतलब है नहीं, पढ़ जाए ठीक। 2004-05 से 2008-09 के बीच में इन्होंने 5 वर्ष के लिए क्या किया था, इन्होंने 5 वर्ष के लिए क्या किया था, अपनी अनुशंसा व्यक्त की थी और उसमें ये कहा था कि राजस्व घाटा जो है, राजस्व घाटा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, विस्तार से लिखाया भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो राजस्व घाटा है तो 2004-05 से स्टार्ट करना चाहिए, 2008-09 तक प्रत्येक वर्ष कितना कम करना चाहिए, 0.5% प्रत्येक वर्ष कम करना है और 8-9 के आसपास तक इसको शून्य स्तर पर लाके इसमें अतिरेक संचित करना है। अतिरेक का मतलब समझ रहे हैं कि अब घाटा जो था वो सरप्लस में लाना है उसको, ठीक। पहली चीज ये है कि 2004-05 से स्टार्ट करके प्रत्येक, ये पॉइंट जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि राजस्व घाटे में कितनी कमी करने के लिए बात की गई थी, 5%। तो 4 से 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लें क्या आप लोग, इसको खत्म कर दें FRBM को, ठीक है। तो उसका मुंह बन गया, ऐसे लग रहा है जैसे पाप किए दे रहे हैं हम लोग का, सर दर्द हो रहा है, मेरे पास तो दवा भी नहीं, मैं दे देता। तो क्या है कि राजस्व घाटे में कितना कमी लाना है, 0.5%, ठीक, प्रत्येक वर्ष लाना है, ठीक है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, किस घाटे को, राजस्व घाटे को। राजस्व घाटे को क्यों कम करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्व घाटे क्या मूलतः क्या है, भोग प्रवृत्ति के, भोग प्रवृत्ति का मतलब समझ रहे हैं ना, आप लोगों को राजस्व व्यय के बारे में बताया था, जो ऐसे मुंह काढ़ रहे हैं आप लोग, ऐसे ना मेरा है राजस्व घाटे के बारे में जब मैं आप लोगों को बताया होगा तो बताया था कि जो राजस्व व्यय होते हैं वो क्या होते हैं, मूलतः उपभोग प्रवृत्ति के होते हैं। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब यह है कि आपके पास 100 रुपया आया तो सब खा हुआ के सब बराबर कर दिए। यदि आपके पास मान लीजिए 100 रुपये आता, 100 रुपये में क्या किया कि 100 के 100 रुपये का गए और सिनेमा चौराहे में गए और सब खा के चले आए, बढ़िया अन्ना डोसा के पास गए, 100 रुपये डोसा खाए, खा के चले आए, तो अब आपके पास कुछ बचेगा, कुछ नहीं। यदि उसी को क्या करें आप 40-50 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दें या बैंक में रख दें तो 2-4 रुपये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा कुछ दिनों बाद। तो जो राजस्व घाटा होता था ये मूलतः क्या है, उपभोग प्रवृत्ति का। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब ये है कि सरकार क्या करती है, सिर्फ खर्च करती है, कहाँ, खाली खाने में, रख रखाव में, डेंटिंग पेंटिंग में, ठीक है, इससे कोई परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। इसी प्रकार इन्होंने क्या कहा, दूसरा जो इनकी रिकमेंडेशन थी, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को कितना कम करना था, 0.3% पर ईयर। इसको कितना कम करना था, राजस्व घाटे को 0.5% और राजकोषीय घाटे को कितना कम करना था, 0.3%। लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। वर्ष 2008 के अंत तक 2004-05 से प्रारंभ करके लिख लीजिए, वर्ष 2004-05 से प्रारंभ करके वर्ष 2004-05 से प्रारंभ करके वर्ष 2004-05 से प्रारंभ करके प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वर्ष 2004-05 से प्रारंभ करके प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे में जीडीपी का, राजकोषीय घाटे में जीडीपी का 0.3% अथवा अधिक की कमी लाना, 0.3% अथवा अधिक की कमी लाना। अथवा अधिक की कमी लाना वर्ष 2008-09 के अंत तक, वर्ष 2008-09 के अंत तक, वर्ष 2008-09 के घाटे के अंत तक राजकोषीय घाटे का स्तर, राजकोषीय घाटे का स्तर 3% से अधिक ना हो। वर्ष 2008-09 के घाटे का स्तर 3% से अधिक ना हो।
3% से अधिक ना हो। ठीक, अभी आप लोगों ने देखा कि हम राजस्व घाटे को शून्य करने की बात कर रहे हैं। राजस्व घाटे का लक्ष्य कितना है 2008-9 में? शून्य करना है। शून्य करने के साथ साथ इसमें अतिरेक प्राप्त करना है। अतिरेक का मतलब सरप्लस प्राप्त करना है, यानी कि अभी आप लोग जो 100 रुपये 1000 रुपये पाते थे तो 1200 रुपये खर्च कर देते थे। अब क्या करना है आपको? 800 रुपये भी खर्च करना है और 200 रुपये बचाने की भी कोशिश करना है। ठीक, ये क्या है इसमें राजकोषीय घाटे में 3% की 0.3% पर ईयर में कमी लाना है और 2008-9 तक 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। 3% से अधिक, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना क्यों 3% होना चाहिए। कम से कम 3% होगा तो क्या होगा? जीरो क्यों, इसको क्यों नहीं जीरो किया गया? राजकोषीय घाटे को शून्य क्यों नहीं किया गया? इसको तो आपने क्या दिया शून्य की करने के लिए, इसको क्यों नहीं शून्य का लक्ष्य रखा गया? घाटा तो घाटा है, ये तो और उससे बड़ा वाला घाटा है, सबसे ज्यादा घाटा यही होता है। शून्य इसको क्यों नहीं किया गया? अभी आगे बताया हूँ, आगे समझाया हूँ। क्यों नहीं शून्य किया गया तो बता दो। अभी हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे अर्थव्यवस्था का जो यदि हम इस घाटे को भी शून्य कर देंगे तो मैंने आपको बताया ना कि जो संसाधन है कि क्या हो जाएगा? संतुलित बजट हो जाएगा। जब पूरी तरह से घाटा शून्य हो जाएगा तो बजट क्या हो जाएगा? हमारा संतुलित हो जाएगा। और यदि संतुलित बजट हो जाएगा तो मैंने अभी बताया ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? विविधता है, क्या है? एक तरफ से बाध्यता है कि हमको घाटा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, उनका अनुकूलतम दोहन करना है। यदि घाटे को हम शून्य स्तर पर ले आएंगे इस घाटे को तो क्या होगा? हम संसाधनों का पूर्णतः दोहन नहीं कर पाएंगे और अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि पर्याप्त मात्रा में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और भी बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये एक टॉलरेबल लिमिट है, मतलब एक सही सीमा है। सही सीमा का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब नाक के नीचे पानी रहे तो आप लोग आराम से, नहीं तैरना भी आता है तब भी खड़े रहेंगे कि नहीं? बेला ताली में, बेला ताली मछलियाँ बहुत है, वहाँ मत खड़े हो जाना कि सर बोले थे फार्मिया हेक्टे के लिए नाक के नीचे पानी रहेगा तो खड़े रह जाएंगे, तो जाओ तो बेला ताली में खड़े हो जाओ तो मछलियाँ सब खा डालेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि नाक के नीचे तक पानी रहेगा तो उसकी टॉलरेबल लिमिट जो है, सही सीमा जो है वो 3% कर दी गई। ठीक, कि 3% तक यदि रहेगा तो ठीक है, इसमें हमको समस्या नहीं होगी। अच्छा, कुछ इसके स्केप क्लॉज हैं। स्केप क्लॉज का मतलब ये होता है कि ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये अधिनियम आया था, ठीक है, इसको सरकार को इसके अनुकूल रहना बाध्यता थी। आप लोग देखेंगे इस समय कितना ज़्यादा चल रहा है, 6.5 या समथिंग है, कुछ 6.5%। ठीक, इसका मतलब है कि 3% से तो ज़्यादा चला गया, तो उसी के लिए स्केप क्लॉज भी बनाया गया। ठीक है, स्केप क्लॉज को मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं जिसके कारण क्या है कि इसको ना मानना, सरकार इसको स्केप कर सकती है या फिर हटा सकती है। ठीक है, उसके बारे में लिखे हम, लिखने की इच्छा है? बोले नहीं निकल रहा है, छोड़ दो। हेडिंग जब इसकी फिजिकल पॉलिसी क्या अंतिम क्लास तो हेडिंग डाल के करोगे क्या? तीसरा पॉइंट लिखिए, राजस्व घाटे या राजकोषीय घाटे के निर्धारित लक्ष्य। राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारित लक्ष्य वास्तव में पिछड़ सकते हैं, वास्तव में पिछड़ सकते हैं, किंतु ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा, किंतु ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा अथवा किसी अन्य असामान्य स्थिति पर भी हो सकता है। अथवा किसी अन्य असामान्य स्थिति पर भी
हो सकता है कि तो किसी आसमान स्थिति पर ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा है, करीब आधा घंटा टाइम देना पड़ेगा आप लोग। और अभी वो फाइनेंस कमीशन तो बचा ही है आप लोगों को पढ़ने के लिए। वित्त आयोग जो था, वित्त आयोग के बारे में तो सब सारी चीज़ें बची रह गई, तो मुझे लग रहा है छोड़ ही दीजिए। यदि कभी फिजिकल पॉलिसी के बारे में और उसका क्लासें नहीं तो उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक बेहतर है। अब क्लास नहीं लगेगी आपको? फिजिकल पॉलिसी के बारे में, मतलब फिजिकल पॉलिसी में हो सकता है कि 6 क्लासें थी, 6 क्लासें कंप्लीट हो गई, तो इसका क्लासें थोड़ा सा पढ़ेंगी तो उसमें मैं आप लोगों को उसमें जो इसके क्लास है करीब इसके 6-7 पॉइंट हैं और एक पॉइंट तो कम से कम 5-6 लाइन का। ठीक है, किस चीज़ का मान लगाती है? किसमें देना है? नहीं, एजेंसियां अलग से अनुमान लगाए तो ठीक है। ये मेन चीज क्या है, गवर्नमेंट का जो राजकोषीय घाटे के बारे में, जो बजट के बारे में चर्चा है उसके बारे में। सर मेन पॉइंट है सर, एक क्लास और ले रहे हैं तब सही रहेगा। ठीक है, अगले वीक को शायद मैं नहीं रहूँगा, कल यदि लग जाए कि तो पढ़ा सकता हूँ, अगले वीक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कल ही हो सकता है फिर। अगले वीक में नहीं है। बढ़िया है कल मेरा। हाँ।